हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं गौरव सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम एक बहुत ही धमाकेदार सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और ये आप जानते हो कि मेजरमेंट किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, एई का एग्जाम दो, हर जगह पे मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेजरमेंट जब भी देखें एसएससी जेई या बाकी जेई एग्जामिनेशन में, तो लगभग लगभग 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मेजरमेंट से आते हैं। ये वेरिएशन हो सकता है, कभी कभी 10 मार्क्स भी आता है, कभी कभी 15 मार्क्स भी आता है। तो डिफरेंट जेई एग्जाम्स में, आप किसी भी जेई एग्जाम्स में जाओ, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है या इससे ऊपर का पेपर है, या टेक्निकल का वेटेज अगर 75 नंबर भी होगा, तो मेजरमेंट मिनिमम 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये इस सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी नहीं होती है बेटा। सब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे और रिवीजन कर रहे हो, देन आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है जहां पे हम थोड़ा सा एफर्ट लगा के ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप आज से ही लग जाइए, और जो भी चीजें होंगी वन बाय वन ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पहला बच्चा ये पूछता है कि सर जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है या नहीं है। तो बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा डाउट आता है कि इसके लिए हम बुक कौन सा पर्पस जो है प्रेफर करें, सॉरी, हम इसके लिए कौन सा बुक प्रेफर करें। तो बेटा यहां पे कोई भी बुक प्रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बाहर से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। नोट्स ही आपके सफिशिएंट है। बस आपको क्या करना है कि जितना भी मैं पढ़ाऊं आपको वन बाय वन वो सारी चीजें नोट्स में लिखने चलनी है, और उसके साथ साथ उसको रिवाइज करते जाना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो आज की क्लास में बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सिलेबस क्या होगा, उसके साथ साथ अगर देखें तो इसका वेटेज क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मेजरमेंट में, और फाइनली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करो यार, तो सबसे पहली चीज ये जरूरी होती है कि हमें यह समझना होगा कि इस सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है और इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। बिकॉज आप किसी भी मैदान में जा रहे हो, अगर कोई भी लड़ाई लड़नी है आपको, और आप अपने एनिमी के बारे में नहीं जानो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, देन हमेशा आप उस बैटल को हार जाओगे। तो इसलिए बेटा कहीं भी जाना है तो आपको यह देखना होगा, किसी भी एग्जाम को फोड़ना है तो आपको यह सबसे पहले देखना होगा कि इसका वेटेज क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और किस तरह से हमें इसको पढ़ना है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन में कैसा है। देन उसके बाद हम देखेंगे इस सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तब तक आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक ये चीजें पढ़नी और पेशेंसफुली हर चीज को समझना है। तो आज की क्लास में हम मेजरमेंट से रिलेटेड बेसिक समझेंगे, जहां पे हम देखेंगे मेजरेंट क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, मेजरमेंट का मतलब क्या है, और उसके साथ साथ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, या आप मेजरमेंट सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का टारगेट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर हमें जेई बनना है और यह बड़ी ख्वाहिशें हम पाल के रखते हैं। तो बेटा जब भी आप इन ख्वाहिशों को पाल के रखते हो ना, तो इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशों के फूल यूं ही नहीं गिरते झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है, और यूं ही नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी उसी दिए की रोशनी में रोशन होगी। बशर्ते आपको लगातार एफर्ट करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। तो जैसे मैं यहां पे आपका मेजरमेंट का सब्जेक्ट्स लेके आ रहा हूं, तो आपको रेगुलर इसी सब्जेक्ट्स को वन बाय वन जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूं आप पढ़िए। एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज है यार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मोटिवेशन सभी लोग देते रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे बेसिक चीज एग्जाम क्रैक करने को केवल इतनी सी है कि आप क्या करो, जितना भी पढ़ाया जाए उसको आप उसी दिन रिवाइज करो, और उससे रिलेटेड सारे प्रीवाईक्यू लगा दो, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा दो। वही आपका मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, जितना मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, केवल उसी का रिवीजन करना है, और ये प्रॉपर टाइम इंटरवल पे बेटा आपको रिवीजन करना होगा। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए हम आते हैं आज की क्लासेस में।
तो आज की क्लासेस में बेटा जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आज की क्लासेस में हमारा टारगेट क्या रहेगा। आज का हमारा टारगेट सबसे पहला रहेगा कि हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि मेजरमेंट का सिलेबस क्या है, और उसके साथ साथ इसका एग्जामिनेशन में वेटेज क्या है। मतलब आप जो भी जेईई एग्जाम्स देने जा रहे हो उस जेईई एग्जाम्स में इस मेजरमेंट के सब्जेक्ट्स का क्या वेटेज है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये दोनों चीजों का कंप्लीट डिस्कशन यहां पे होगा, और उसके साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे आज ही मेजरमेंट का सब्जेक्ट्स। तो आप ये मत सोचिए कि आज की क्लास का मतलब है कि केवल और केवल सिलेबस और वेटेज, नहीं बेटा। आज की क्लास में हम सिलेबस और वेटेज के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट। तो चलिए आते हैं यहां पे, सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं यहां पर क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो मेजरमेंट में अगर देखा जाए सिलेबस की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें हमने सिलेबस को क्या किया है, बांट दिया है बेटा। इन चैप्टर्स में आप देखोगे तो सबसे पहला आपका क्या है, एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में अगर हम देखें तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एरर क्या क्या हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पे इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डिजायरेबल या अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो भी हम मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एमआई का मतलब यहां पे मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैं लिख रहा हूं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस में, और मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्टैटिक्स भी हो सकती है या डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे डिफरेंट एरर कैलकुलेशन। हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा जहां पे एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एरर कैलकुलेशन पे भी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट एरर कैलकुलेशन में ही हम डिस्कस करते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर। तो यहां एरर एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम उसकी डिजायरेबल क्या है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम उसके प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, रिजोल्यूशन, ये सारी चीजें आपके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। जबकि अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो अवांछनीय है, मतलब डिजायर्ड नहीं है, जैसे हिस्टेरेसिस हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, जीरो ड्रिफ्ट हो गया, स्पैन ड्रिफ्ट हो गया। उसके साथ साथ एरर, डिफरेंट के टाइप्स के एरर हो गए, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो ये टोटल हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बेटा रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट करने के लिए आता है, जहां पर आपको डिफरेंट क्वांटिटीज को सीरीज में, पैरेलल में, या पावर में एरर कैलकुलेशन, करंट में एरर कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बतानी होंगी। तो ये सारी चीजें हम एरर कैलकुलेशन में देखेंगे। और फाइनली देखेंगे गारंटीड एक्यूरेसी एरर, मतलब इसी एक्यूरेसी को जब हम इन फॉर्म ऑफ एरर लिखते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज गारंटीड एक्यूरेसी एरर। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट पेशेंसफुली आपको सिलेबस को समझना होगा पहले। दूसरी चीज बेटा, हम आते हैं दूसरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसका मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पॉइंटर होगा जो कि रीडिंग को इंडिकेट करेगा, मेजरमेंट को क्या करेगा, शो करेगा। एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा और रीडिंग को आपके शो कर देगा। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में नॉर्मली पॉइंटर या मूविंग मैकेनिज्म होता है जो कि आपकी रीडिंग को शो करता है, जहां पे आप डायरेक्टली पॉइंटर के डिफ्लेक्शंस को मेजर करके आप रीडिंग को बता सकते हो। तो इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पीएमएमसी डिस्कस करेंगे, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ मूविंग आयरन के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, वॉट मीटर, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे ये वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, वॉट मीटर हो या पावर फैक्टर मीटर हो। ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो थर्मल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं हीटिंग इंस्ट्रूमेंट।
तो थर्मल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे या हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे थर्मोकपल हो गया, हॉट वायर मीटर हो गया, देन ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस यहां पे करेंगे। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसा कि आपको समझ में आ चुका है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, ईडीएम टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट और थर्मल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि इनमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है या ग्रेविटी कंट्रोल होता है, यहां पर हम किस तरह की डैम्पिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बेटा ये बहुत मजा आने वाला है इन सब्जेक्ट्स में। बस इस सब्जेक्ट्स को आप एक बार समझ जाओगे देन आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी यार, किसी भी एग्जाम्स में मेजरमेंट आए आप डेफिनेटली करके आओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आपको पेशेंसफुली ये सारी चीजें वन बाय वन पढ़नी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पे रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन मेथड से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जहां पर हम मेजरमेंट देखेंगे, हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लो, मीडियम, मेजरमेंट ऑफ लो, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस। यहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लो, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस। नॉर्मली आप देखेंगे यहीं पर हम पोटेंशियोमीटर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, यहां पर अमीटर, वोल्ट मीटर मेथड, उसके साथ साथ हम केल्विन्स डबल ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। ये मेथड्स आपके लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में होंगे। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करें देन यहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, ओम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सीरीज टाइप हो या पैरेलल टाइप हो। उसके साथ साथ हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो यहां पर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट और मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट एंड फाइनली हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में आप देखेंगे तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगर मेथड और मेगा ओम ब्रिज या गार्डेड व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेजरमेंट ऑफ मीडियम, हाई और लो रेजिस्टेंस देखेंगे कि किस तरह से मीडियम, हाई और लो रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आएंगे हम एसी ब्रिजेस में। नॉर्मली क्या है कि जब हम डीसी ब्रिज की बात करेंगे तो इसका काम केवल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, लेकिन हम कभी भी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, फेज, पावर फैक्टर को मेजर करना हो तो डीसी ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज डीसी सप्लाई पर इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, वहां पर फेज एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब भी हम बात करें इंडक्टेंस मेजरमेंट, कैपेसिटेंस मेजरमेंट, फेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, देन इन सारे जगह पे आप सप्लाई कैसी यूज करोगे, एसी। और जो ब्रिज आप यूज करने वाले हो अगर वो एसी सप्लाई पे ऑपरेट कर रही है तो ऐसे ब्रिज को आप क्या बोलोगे, एसी ब्रिज। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एसी ब्रिज किसमें, एसी ब्रिज का यूज करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, फेज, मेजरमेंट ऑफ फेज, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर। ध्यान रखना ये सारी चीजें, हालांकि फेज मेजरमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, फेज मेजरमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फाइनली ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें हैं, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। बेटा आप अगर देखो तो मैं कंप्लीट केवल और केवल आपको सिलेबस बता रहा हूं ताकि एक बार आप सिलेबस से अवेयर हो जाओ, ये सारे टर्म्स आपको ये ध्यान हो कि हाँ भाई ये चीजें हमें पढ़नी है, तो फिर क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें कि आगे कैसे हमें चलना है। और आपको ये मन में डाउट नहीं होगा कि किस तरह से हमारा सीक्वेंस रहेगा, कैसे कैसे हमें सिलेबस को आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंसफुली आपको देखना होगा। यहां पर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मेजरमेंट में आप देखते हो ना कि आप एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल करते हो, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, इन सारे ब्रिजेस का यूज करते हो इंडक्टेंस मेजरमेंट में। कैपेसिटेंस मेजरमेंट में आप देखते हो शेयरिंग ब्रिज है, डी साउटी ब्रिज है, मॉडिफाइड डी साउटी ब्रिज है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वेंस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली पावर फैक्टर मेजर करना है तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम एज अ पावर फैक्टर मेजरमेंट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए मतलब कि पावर फैक्टर मीटर, उसके साथ साथ अगर देखें तो हम आते हैं अब मेजरमेंट ऑफ पावर पे। बेटा मेजरमेंट ऑफ पावर, इसी में आप क्यू मीटर भी कनेक्ट कर सकते हो, अलग से डिस्कस करेंगे। सीरीज रेजोनेंस फिनोमेना पे वर्क करता है तो मान लिया अलग से जोड़ दिया क्यू मीटर। क्वालिटी फैक्टर मीटर के बारे में भी यहीं पर डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ पावर,
जब भी हम पावर मेजरमेंट की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है यार कोई ऐसा डिवाइस बताओ जो कि पावर को मेजर कर लेता है। तो पावर को मेजर करने के लिए आप वॉट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये वॉट मीटर आपके दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप या इंडक्शन टाइप। बट बेटा लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आप जितनी भी वॉट मीटर यूज करते हैं वो सारे के सारे ईडीएम टाइप या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ईडीएम टाइप वॉट मीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ पावर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वॉट मीटर। और बेसिकली कौन सा वॉट मीटर हम डिस्कस करेंगे, ईडीएम टाइप वॉट मीटर के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 2 वॉट मीटर मेथड। क्या देखेंगे बेटा, 2 वॉट मीटर मेथड। 2 वॉट मीटर मेथड का मतलब कि कोई भी 3 फेज सिस्टम होगा, चाहे वो बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, देन वहां पर हम किस तरह से पावर मेजरमेंट कर रहे हैं। 3 फेज 3 वायर सिस्टम अगर है तो 2 वॉट मीटर मेथड से हम कैसे पावर मेजर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम यहीं पर देखेंगे सिंगल वॉट मीटर मेथड के क्या होता है, या वॉट मीटर की रीडिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मतलब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं जहां पे हम वॉट मीटर की रीडिंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी में आप देख सकते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉन्डेल्स थ्योरम के बारे में, कि ब्लॉन्डेल्स थ्योरम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम है तो मिनिमम कितने वॉट मीटर रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपका 3 फेज 3 वायर अनबैलेंस सिस्टम है तो मिनिमम वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ऐसे ही बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको समझना होगा। तो ब्लॉन्डेल थ्योरम वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेजरमेंट ऑफ पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, यहां पर देखो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। जब भी हम बात करेंगे एनर्जी मेजरमेंट के लिए तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी में एक ही डिवाइस हमारे दिमाग में आती है यार, वो कौन सा है, एनर्जी मीटर। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी मीटर। थोड़ा सा छोटा यहां पे लिख दे रहा हूं बट समझ जाना, यहां पे हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। फाइनली अगर देखा जाए तो जब भी ये सारी के सारे आपके एक लो वोल्टेज या लो करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होती हैं, मतलब ये सिंपली लो पावर फैक्टर सर्किट है। लेकिन जब आप पावर सिस्टम में जाते हो जहां पे आपको हाई वोल्टेज और हाई करंट पे डील करना होता है, तो वहां पर आप नॉर्मली उसके करंट वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाते हो। मतलब इंस्ट्रूमेंट को आप डायरेक्टली कनेक्ट करके, आप सपोज ट्रांसमिशन लाइन है भाई, और उस ट्रांसमिशन लाइन का हमने बोला कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज मेजर करो, तो क्या आप डायरेक्टली वहां वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, या उसमें करंट पूछा जाए तो मीटर कनेक्ट कर दोगे? नहीं, बिकॉज ये लो पावर सर्किट के इंस्ट्रूमेंट हैं। आप जब उनको हाई पावर सर्किट में डायरेक्टली यूज कर दोगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो वो फूक जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा, या उस हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करना होगा। देन फाइनली हम ओमीटर और वोल्ट मीटर के यूज से क्या कर सकते हैं सर, उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं जिसको हमें मेजर करना है। क्लियर है, करंट मेजर करना है तो अमीटर यूज करो, और अगर वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज कर लो। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट पर्पस। और लेकिन जब भी मेजरमेंट पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप पहले उस वोल्टेज या करंट को स्टेप डाउन कर रहे हो, मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर रहे हो, या करंट को आप क्या कर रहे हो, हाई करंट 400 एम्पियर की है उसको 5 एम्पियर या 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मर क्या यूज करना होगा, तो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पहले वोल्टेज या करंट को लो कर रहे हैं, देन वहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर अगर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हो, जुड़ा हो, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं हमेशा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है एक्चुअली क्या, ये इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर ओनली, बट इट इज कंबाइंड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मर है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स से। तो यहां इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हम देखेंगे करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, और उसके साथ साथ एरर्स इन सीटी एज वेल एज पीटी। कौन कौन सी चीजें देखेंगे यहां पे ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी, फिर उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पीटी, और उसके साथ साथ डिफरेंट एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से एरर प्रेजेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट
ट्रांसफॉर्मर। ठीक है सर, ये आपके रेशियो एरर हो सकते हैं, आपके फेज एंगल एरर हो सकते हैं, और यहां पे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जहां पर हम रेशियो और फेज एंगल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं यहां पर, अभी ये सारा का सारा पोर्शन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का था, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बेटा आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीआरओ क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सीआरओ में जो लिसाजस पैटर्न होता है उसको देख के कैसे फेज फ्रीक्वेंसी हम मेजरमेंट करते हैं, सीआरओ में जो भी नॉर्मल पैटर्न जनरेट हो रहा है उससे कैसे आप वोल्टेज टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसके रेजोल्यूशन वगैरह से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हम यहां पर डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहां पर कभी कभी आप देखो कि एडीसी और डीएसी भी आपसे पूछा जाता है, तो एडीसी और डीएसी से रिलेटेड बेसिक चीजें भी हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, बट वो डिजिटल का भी पार्ट होता है, तो डिजिटल में आई थिंक वो चीजें आपसे डिस्कस हो जाएंगी। बट यहां मेंशन कर लेते हैं, यहां मेंशन करते हैं हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो हम डिस्कस करेंगे एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डीएसी डैक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फाइनली उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसड्यूसर। तो बेटा ट्रांसड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज अगर प्रेजेंट एग्जाम का ट्रेंड देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ट्रांसड्यूसर से इस समय पूछे जा रहे हैं। तो ट्रांसड्यूसर भी हमें नहीं छोड़ना है, कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है यार, वन बाय वन सारे पार्ट को डिस्कस करना है, ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। और मैं आपको यहां पर एक कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूं, जहां पर आप किसी भी जेईई एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में जाओगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए बिना किसी डाउट के आप इन सिलेबस को नोट कर लोगे, वन बाय वन सारे सिलेबस मेंशन है, और सिलेबस में वही रिलेवेंट टॉपिक मेंशन होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक्स को हम वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए ट्रांसड्यूसर में देखेंगे। तो ट्रांसड्यूसर में बेटा कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस देखेंगे कि क्या है, सॉरी मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप जानते हो यार कि ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ऐसा ही होता है, नहीं तो ट्रांसड्यूसर का मतलब तो केवल इतना है कि यार एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, ट्रांसड्यूसर। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर हम डिस्कस करेंगे, मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसड्यूसर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर यूज करने के एडवांटेज क्या हैं, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स, या यही आपका हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन। तो बेटा इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में, देन टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में कि किस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और फाइनली उसके बाद हम देखेंगे फ्लो मेजरमेंट एंड स्पीड मेजरमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही चीजें हम मेजरमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में आप डिस्कस करोगे हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर और एलवीडीटी। याद रखना, आप ये मत ध्यान दो कि सर ने एलवीडीटी नहीं यूज किया, सर इसी में डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में ही एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ फोर्स में हम देखेंगे स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है गेज फैक्टर पे, गेज फैक्टर जीएफ बराबर 1+2 न्यू होता है फॉर मेटल्स। उसके साथ साथ हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ फोर्स में ही पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में, और उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी हम डिस्कस करेंगे, जहां पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्वालिटीज हैं, जहां पर कहने का मतलब कि आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उनके सरफेस के क्रॉस इलेक्ट्रिकल स्मॉल वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो वहां पर हम देखेंगे मींस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और पीजो रेजिस्टिव या स्ट्रेन गेज,
यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को लोड सेल भी कहते हैं, तो लोड सेल भी आप इनको बोल सकते हो। नेक्स्ट, प्रेशर मेजरमेंट अगर देखें तो प्रेशर मेजरमेंट में हम डिफरेंट मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर डिस्कस करेंगे, जैसे बोर्डन ट्यूब हो गया, डायफ्राम हो गया, बेलोज हो गए, या उसके साथ साथ पिरानी गेज हो गया, थर्मिस्टर वैक्यूम गेज हो गया, मैक्लियोइड गेज हो गया, ब्रिजमैन्स गेज हो गया। तो ये सारी चीजें हम प्रेशर मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल। टेम्परेचर मेजरमेंट की बात आए तो बेटा यहां पर हम थर्मोकपल को डिस्कस करेंगे, थर्मिस्टर को डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ जब आप नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट में जाओगे तो पायरोमीटर का यूज करेंगे, इंफ्रारेड पायरोमीटर, विजुअल स्पेक्ट्रम पायरोमीटर। तो ये सारी चीजें हम टेम्परेचर मेजरमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ये सारे फिजिकल जो डिवाइसेस हैं ये आपको अवेलेबल हैं, आप इनको समझ सकते हो, इनके वर्किंग को जान सकते हो, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे फ्लो मेजरमेंट। फ्लो मेजरमेंट में भी कि कैसे वाटर का फ्लो या वाटर डिस्चार्ज या कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज आप किस तरह से मेजर करते हो। तो फ्लो मेजरमेंट में हम अगेन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर डिस्कस करेंगे और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, जैसे आपने नाम सुना होगा रोटामीटर, ओरिफिस प्लेट। तो ये सारे के सारे हम वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, ओरिफिस प्लेट, ये सारा का सारा फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज होगा, जो ये मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट हम स्पीड मेजरमेंट के लिए आते हैं। स्पीड मेजरमेंट में आप जानते हो टैकोमीटर का यूज होगा, उसके साथ साथ स्कोप का इस्तेमाल करते हैं स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए या स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए। तो नॉर्मली ट्रांसड्यूसर का जो सिलेबस है वो सिलेबस काफी वाइड है, बट हमें जो इंपॉर्टेंट है चीजें हैं वही डिस्कस करनी है जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आता है। तो ट्रांसड्यूसर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, एनालॉग डिजिटल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, फोर्स एंड स्ट्रेन मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर, फ्लो एंड स्पीड मेजरमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ये कंप्लीट सिलेबस है और इस कंप्लीट सिलेबस को आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो यार मेजरमेंट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें हैं मेजरमेंट में वो सब मोह माया है। सर कौन सी बुक प्रेफर करें? सर कोई भी बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, जितना नोट्स में है वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो मैं आपको बता दूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑथेंटिक रिसोर्स है और ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। पहले आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो। जब ये सारी चीजें आपको याद रहे, आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ यार हमारे पास अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आ जाती हैं, तो अब आप अनदर रिसोर्सेस पे जा सकते हो बेटा। क्योंकि आज के समय सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे को इस बात से आती है कि यार क्या क्या पढ़ें, कहां कहां से पढ़ें। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपको हर जगह से पढ़ना नहीं है बेटा, आपको केवल एक जगह से, एक जगह आप सेलेक्ट करो, उसी एक जगह से आप पढ़ो, उस पर आप ट्रस्ट रखो और सारी चीजें। और ट्रस्ट किस तरह से रखा जाना चाहिए यार, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करो कि नॉर्मली आप उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ो, उनका लेक्चर देखो, लेक्चर जैसे ही आपने देख लिया आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो यार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपके बन जा रहे हैं इसका मतलब डेफिनेटली वो वही चीज आपको पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और वही चीज आपको बताई जा रही है जितना इंपॉर्टेंट के लिए आपके लिए जरूरी है, जितना एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिलेबस है और इसी सिलेबस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट है, जहां पे मेजरमेंट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो बेसिक, वो चीजें आप यहां पे देखोगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब हम बेटा देखेंगे यहां पर कि इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मतलब नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर के यहां पर हमने एनालिसिस किया है 10 सालों का, कि प्रीवियसली जो 10 इयर्स में आपके मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस तरह से इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख रहे हो कि नॉर्मली अगर हम ओवरऑल वेटेज देखें, ओवरऑल वेटेज अगर देखते हैं तो 8 से लेके 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके मेजरमेंट से आते ही आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मेजरमेंट का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप एसएससी जेई की बात कर रहे हो, एसएससी जेई में लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आता है मेजरमेंट का, वेरिएशन हो सकता है बट ऑन एन एवरेज 15 नंबर है। यूपीपीसीएल जेई, एमपीपीजीसीएल जेई, उसके साथ साथ आपके एनएचपीसी जेई है, टीएचडीसी है, या अलग अलग के डिफरेंट जेई एग्जाम्स हैं यार, उन सारे एग्जाम्स में आप देखोगे तो ये 10 से 15 नंबर का पूछा ही जाता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी होगी बट ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
वो पहले बोला है ख्वाहिश रखनी है तो कर्म करना होगा सर, मेहनत करनी होगी, अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं एरर एनालिसिस का अगर वेटेज है तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन है। यहां पे जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने किया है बेटा, वो ग्रीन वाला पोर्शन करने का मतलब कि वो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से आप देख रहे हो कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे गए हैं, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जहां जहां ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बता दूं, हालांकि सब्जेक्ट्स है यार, कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, हर में ज्यादा फोकस करना है, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आप देखें तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप इन टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करो, इन टॉपिक्स पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको एक बार देख लो, सफिशिएंट है आपके लिए। तो यहां पर देखें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, एरर एनालिसिस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाता है। फिर उसके बाद आप देखें तो यहां पर मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। बेसिकली 2 वॉट मीटर मेथड्स पे आपके न्यूमेरिकल काफी ज्यादा बनते हैं। देन उसके बाद अगर देखें तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी से 1 से 2 क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से यार 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट आप देख रहे हो ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर में कोई खासा न्यूमेरिकल बनता नहीं है, केवल और केवल गेज फैक्टर वगैरह पे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक बार मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल के लिए आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से न्यूमेरिकल आ जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। उसके साथ साथ एसी ब्रिजेस से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ब्रिज की बैलेंसिंग दे दी कि उसका क्वालिटी फैक्टर पूछ लेगा, या उसके इंपिडेंसेस अननोन ब्रांचेस के पूछ लेंगे। एनर्जी मीटर्स में हमेशा मीटर कांस्टेंट पे आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, या परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जब आप सीआरओ डिस्कस कर रहे हैं तो सीआरओ में अगर देखा जाए तो लेसाजस पैटर्न पे आपके फ्रीक्वेंसीज पूछी जाएंगी कि अगर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं उस पे वर्टिकल पे फ्रीक्वेंसी इतनी है तो हॉरिजॉन्टल की कितनी होगी, और एक लेसाजस पैटर्न आपको दे दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से ये पूरी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली ट्रांसड्यूसर में गेज फैक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में केवल इतना ध्यान रखना है कि यार इन चैप्टर्स को तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते भाई, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड ट्रांसड्यूसर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा वर्क कर दो एसी ब्रिज पे, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पे, और ये आपके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह याद रख लो कि यार लो, मीडियम और हाई रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। और देखेंगे आप ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हो, इससे डील कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे बेटा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया। तो चलिए अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते। यार सर कैसी बात कर रहे हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन हमें दी है, इसमें बहुत सारी चीजें बेटा मैंने आपको बता दी सिलेबस डिस्कशन करते समय, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान से अगर ये लेक्चर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में भी आने वाली हैं। हो सकता है कि नाम अभी आपके लिए नया हो, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, लेकिन यार फिर भी कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। तो पीएमएमसी, मूविंग आयरन, ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, थर्मल इंस्ट्रूमेंट और हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाओगे इससे। इनके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इनके डैम्पिंग, जो भी आपके कौन कौन सी डैम्पिंग टेक्निक यूज हो रही है, सारी चीजों से आप फैमिलियर हो जाओगे, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। चलिए देखते हैं यहां पर, अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं यहां पर इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या है, पहले ये समझेंगे। तो आते हैं अपने चैप्टर्स पे, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 लेके बढ़ेंगे, और ये कारवां चलता जाएगा, और फाइनली एक समय आएगा जहां पे हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या है कि आप लोगों में या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में एक सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है कि कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो बड़ी मेहनत और लगन से वो शुरू करता है, बट उसको अंत तक नहीं ले जा पाता। तो ऐसे ही आप लोगों को भी है, आप कोई भी चीज जीवन में अगर स्टार्ट करिए, कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन उन कठिनाइयों से आप हमेशा जूझिए, उस कठिनाइयों का हमेशा सामना कीजिए, देन डेफिनेटली आप लास्ट तक लेके जाएंगे। और जब भी लास्ट तक लेके जाएंगे यार, हमेशा आपको ही मंजिल प्राप्त होगी, आपकी ही विजय होगी। तो हर चीज को आपको एट लास्ट लेके जाना है। सारा प्रेशर आप झेलिए, जितने भी दिक्कतें आए आप उन सहिए, उनका सामना कीजिए, लेकिन आपके पास हाँ ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए एट द बिगिनिंग कि नहीं मैं इसे कर सकता हूं। तो शुरू करते हैं यहां पर मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट?
बेटा अगर मैं बात करूं कि मेजरमेंट है क्या, इसको समझते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर एक लाइन है, मान लिया ये लाइन कैसी है, यहां पे एक लाइन है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया लाइन ए बी। ए बी एक लाइन है, हमें इस लाइन का क्या करना है, लेंथ मेजर करना है। तो लाइन का अगर लेंथ मेजर करना होगा तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड्स के आप कभी भी कोई भी चीज मेजर नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि हमने एक रूलर स्केल ले लिया, एक स्टील रूलर ले लिया। भाई आप एक स्केल जिसको हम इंच बोलते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्केल ले लिया, नॉर्मली ये 15 सेंटीमीटर तक का होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्केल ले लिया। यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये पोजीशन क्या है आपकी 0। देन उसके बाद इस पोजीशन पे रख के हमने यहां मेजर किया, तो ये कहां तक आता है, ये 8 तक आता है। तो हमने बोला इसकी लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर दिया, एक मेजरमेंट कर दिया। उस मेजरमेंट में आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस ही तो है यार। और उस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो कि ये जो लेंथ थी वो अननोन क्वांटिटी थी। मतलब हमें नहीं पता था कि यार इस लाइन की लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई या लेंथ है वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसी लाइन का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड से, जहां पे हमें वो लेंथ पता है। तो ये लेंथ, यही आपका क्या है, ये आपका रूलर कहलाता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड वो एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी जहां पर लोग क्या है उसको कंपैरिजन करने के लिए एग्री होंगे कि हाँ भाई हम इसको कंपैरिजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि नहीं मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना है यार, दूसरा स्केल लेके आओ, ये स्केल गलत है, मुझे इस स्केल से मेजरमेंट नहीं करना है। तो बेटा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है और इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मली इट इज अ लेवल ऑफ क्वालिटी, मतलब एक क्वालिटी का लेवल है। स्टैंडर्ड एक एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है जिसको लोग एग्री होते हैं कि हाँ यार इसको कंपैरिजन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका रूलर स्केल है इसी को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। अननोन क्वांटिटी क्या थी, तो बेटा अननोन क्वांटिटी यहां पे इस लाइन की लेंथ थी। मतलब जो क्वांटिटी हम मेजर करने जा रहे हैं वही तो अननोन है यार, और उसी क्वांटिटी को हमने क्या बोला, मेजरेंड। ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अननोन क्वांटिटी क्या है, अननोन क्वांटिटी यहां पर लेंथ है और हमें इसी लेंथ को मेजर करना है। तो जो भी क्वांटिटी अननोन होगी या जिस क्वांटिटी को हम मेजर करने जा रहे हैं उसी क्वांटिटी को हम मेजरेंड कहते हैं। तो मेजरेंड क्या है, द क्वांटिटी विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं वही क्वांटिटी हमारी मेजरेंड कहलाती है। यहां पर बेटा मेजरेंड क्या है, लेंथ है। स्टैंडर्ड क्या है, रूलर स्केल है। स्टैंडर्ड क्या है, रूलर स्केल। स्टैंडर्ड क्या है, इट इज एन एग्जैक्ट क्वांटिटी, इट इज एन एग्जैक्ट क्वांटिटी दैट पीपुल एग्री टू यूज फॉर कंपैरिजन। मतलब ये वो एग्जैक्ट क्वांटिटी है जिसमें लोग क्या है, कंपैरिजन के लिए एग्री हैं, सहमत हैं कि नहीं हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड। जैसे आप देख रहे होगे कि जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, मास में केजी हो गई या टाइम में सेकंड हो गया, या जब भी आप देखो कि लेंथ में मीटर हो गया, तो इन सब का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन का हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट पर्पस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो हम मेजरमेंट क्या है यार, अगर आप देखो तो हमें केवल और केवल इसकी डेफिनेशन ही तो बतानी है। डेफिनेशन में क्या है कि हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी अननोन क्वांटिटी या मेजरेंड का कंपैरिजन करते हैं, किससे, स्टैंडर्ड से। तो उसमें रिजल्ट आपको क्या मिलता है, रिजल्ट हमें 8 सेंटीमीटर का मिलता है। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ध्यान रखना, यहां पर डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि सर मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है और उसका रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सेप्ट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। और डेफिनेटली यार कि जब भी आप दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करोगे, दो क्वांटिटी का जब भी आप तुलना करोगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट क्या होगा, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं और जो भी रिजल्ट है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे डेफिनेशन में आपको लिखूंगा, मेजरमेंट इज, साथ साथ आप लिखते जाएंगे बेटा, मेजरमेंट इज
a process of is a process of comparison is a process of comparison between या ऐसे भी लिख सकते हैं comparison of, it is a process of comparison of unknown quantity with standard whose result is expressed in numerical values। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स के साथ करते हैं। और जब भी आप क्वांटिटीज का कंपैरिजन स्टैंडर्ड से करेंगे, याद रखना ये कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। तो जब भी आप स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको किस फॉर्म में आप लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है सर? तो यहां पे मेजरमेंट आपको समझ में आया। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रूलर स्केल क्या है? रूलर स्केल स्टैंडर्ड है। हम मेजरेंड क्या है? मेजरेंड वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, ये लेंथ है। और उसके साथ साथ रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि इसकी लेंथ हमें पता चल गई 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका मेजरमेंट का एक प्रोसेस है या मेजरमेंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां पर आप देखें, ये आपके चिंटू, मिंटू और पिंटू हैं भाई। और ये सिंपल सा अगर पूछा जाए कि यहां पर कौन किससे ज्यादा लंबा है, तो आप देखें यहां पर मैं नाम रख देता हूं चिंटू, पिंटू और मिंटू। तो अगर देखा जाए तो यहां पे जो मिंटू है इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं मिंटू को रेफरेंस मान लूं, ध्यान रखना बिना रेफरेंस के आप कोई भी चीज नहीं बता सकते हो। तो हमने मिंटू को क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि यार पिंटू जो है वो मिंटू से छोटा है। अगर हमने मिंटू को रेफरेंस माना है तो हम कहते हैं चिंटू क्या है? वो मिंटू से छोटा है। दैट मींस यहां पर अगर आप इसको क्या कर रहे हो? एज अ रेफरेंस सेट कर रहे हो, तो इन दोनों की हाइट इससे क्या है? छोटी है। तो यहां क्या मेजर कर रहे हैं बेटा? यहां पे हम हाइट मेजर कर रहे हैं। और अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो दैट मींस हाइट क्या है? मेजरेंड है। तो मेजरेंड वो क्वांटिटी है जिसको आप मेजर करने जा रहे हो। तो हाइट यहां पे क्या हो गई? मेजरेंड हो गई। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ये स्केल है। इसी स्केल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी से हम क्या मेजर करने वाले हैं? इसी से हम हाइट को मेजर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कि दो तरह के मेजरमेंट आप कर रहे हो, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर रहे हो और एक रिलेटिव मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे यहां देख के आप बता रहे हो कि यार पिंटू की जो है वो मिंटू से छोटा है, दैट मींस ये रिलेटिव मेजरमेंट आप कर रहे हो। मींस इनकी हाइट में आप रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हो। आप चिंटू की हाइट बता रहे हो पिंटू से कि यार चिंटू जो है वो पिंटू से छोटा है, दैट मींस आप क्या कर रहे हो? ये रिलेटिव मेजरमेंट कर रहे हो। लेकिन जब अगर मैं आपको ये पूछूं कि कितना छोटा है या कितना बड़ा है, देन ये आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट आप देख पा रहे हो कि 100 सेंटीमीटर है। तो यहां पे इसकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हाइट आ जाती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं इस पिंटू की हाइट मेजर आपको करवाऊं तो पिंटू की हाइट बेटा कितनी है? यहां पर आप इसकी हाइट मेजर करोगे तो 120 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर इसकी हाइट हम देखें तो कितनी है, तो यहां पर मिंटू की हाइट हम देखें तो 140 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बेटा यहां पर आपको सबकी हाइट पता है, तो हम ये देख के बता सकते हैं, मतलब केवल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अगर हम लेना चाहें तो हम ये देख के बता सकते हैं यार कि जो P है वो C से क्या है? बड़ा है, जो M है वो दोनों से बड़ा है। लेकिन ये केवल और केवल रिलेटिव मेजरमेंट का पार्ट हुआ। अगर मैं ये पूछूं कि कितना बड़ा है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो मिंटू है वो पिंटू से कितना बड़ा है? यार इतना ही तो बड़ा है, दैट मींस 20 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पिंटू को एज अ रेफरेंस माने तो मिंटू की हाइट जो है वो पिंटू से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। और एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप कंपैरिजन के साथ बता देते हो तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। तो ध्यान रखना है, अगर मैंने ये बोला कि यार जो P की हाइट है वो C से ज्यादा है, मतलब अगर मैंने ये लिखा कि P इज ग्रेटर देन C, या मैंने ये लिखा कि M इज ग्रेटर देन C, मतलब इनकी हाइट क्या है? ज्यादा है। दैट मींस ये मैं क्या कर रहा हूं? ये केवल और केवल इनके सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि कौन ज्यादा है, कौन
कम है, ये तो केवल और केवल देखने से यार पता चल जाएगा ना, देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसकी हाइट ज्यादा है किसकी हाइट कम है। इसके लिए प्रॉपर आपको स्टैंडर्ड वगैरह की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस आपको जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा मेजरमेंट है, ये हमारा मेजरमेंट कहलाता है रिलेटिव मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट बेटा? रिलेटिव मेजरमेंट। अगर हमने कहा कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, कितना ज्यादा है ये हमें नहीं पता है, तो इस चीज को हम बोलेंगे रिलेटिव मेजरमेंट। मतलब यहां पे किसी को रेफरेंस मान के आप किसी की हाइट को बता रहे हो। लेकिन हमने ये बोला कि P जो है P इज 20 सेंटीमीटर मोर देन C। मतलब हमने ये लिख दिया कि जो P है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर ज्यादा है C के कंपैरिजन में। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, जब भी आपने बोला कि P C के कंपैरिजन में 20 सेंटीमीटर ज्यादा है, यहां पे देखिए P जो है वो 120 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है बेटा, ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बता दी कंपेयर करने के बाद, इसलिए कौन सा मेजरमेंट कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या याद रखना है? मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अननोन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है और रिजल्ट को न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस किया जाता है। उसके साथ साथ अगर केवल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट मींस वो हमारा क्या है? रिलेटिव मेजरमेंट है। जब हम क्या करेंगे, किसी के रेफरेंस में दूसरे का हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में करते हो, एग्जैक्ट आप बता देते हो कि कितना है, देन डेफिनेटली ये आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट का एग्जांपल होगा। क्लियर है? जैसे मैं अगर बात करूं कि यहां से जो धरती से चंद्रमा की दूरी, लेकिन यहां पर बात है कि कितनी दूरी, तो जब तक आपको कितनी दूरी नहीं पता चलेगी तब तक आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और बिना मेजरमेंट आज के समय कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है यार। आप देखिए, आप सैटेलाइट क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, आप डिफरेंट चीजें आप कर रहे हैं, आप नई ट्रेन्स वगैरह लेके आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स लेके आ रहे हैं। जब तक आप मेजरमेंट नहीं करोगे तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। मंगलयान भेज रहे हो, चंद्रयान भेज रहे हो, यार जब तक आपको मेजरमेंट नहीं पता होगा, आप इनका मेजरमेंट नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं ला सकते बिना मेजरमेंट के। इवन अगर मैं आपको कहूं कि मार्केट से जाओ यार चावल खरीद के लेके आओ, आप चावल दुकानदार के पास जाते हो और बोलते हो यार चावल दे दो मुझे, तो दुकानदार पूछता है यार कितना चावल आपको देना है, क्योंकि बिना, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि यार एक्चुअल इसकी मात्रा कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, मेजरमेंट इसका क्या है, तब तक वो आपको चावल नहीं दे सकता है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीजें करनी होंगी तो मेजरमेंट जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कट ऑफ आता है एग्जाम में, कट ऑफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो कितने मार्क्स पे आया कट ऑफ, तो ये सारी चीजें क्या है, एक मेजरमेंट ही तो है, एक डेटा ही तो है। तो जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेजरमेंट आपकी लाइफ के लिए, कोई भी चीज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा क्या क्या चीजें हमने यहां पे डिस्कस की हैं। यहां पे हमने डिस्कस किया है कि मेजरेंट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, मेजरमेंट क्या है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यार कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यार कि जरूरत क्यों पड़ी है। जैसे हमने आपको बोला कि आपको चंद्रयान भेजना है, आपको मिसाइल्स लॉन्च करनी है, आपको सैटेलाइट्स लॉन्च करना है, आपको कुछ भी चीज करनी है, डेली लाइफ में कोई भी काम करना है, आपको चावल खरीदना है, आटा खरीदना है, कुछ भी खरीदना है आपको, तो वहां पर आपको उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तभी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कि पहली चीज कि मेजरमेंट आवश्यक क्यों है, टू इंडिकेट एन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एनी एंटिटी। मतलब किसी भी सामान की एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर बतानी है तो उसके इंडिकेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर देखें कि किसी भी सिस्टम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, मतलब किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए भी आपको मेजरमेंट की जरूरत है। मैंने ये बोला यार इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, दैट मींस आपने कैसे पता किया, मेजरमेंट किया। आप टैकोमीटर लगाए होगे तभी तो मेजरमेंट आप कर रहे हो, तभी तो आप बता रहे हो कि इसकी मोटर की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आप या 200 आरपीएम है यार, कुछ भी ले लो यार, यहाँ पे स्पीडोमीटर आप लगा दो, स्पीडोमीटर से आप बाइक की स्पीड मेजर कर रहे हो, यहाँ पे टैकोमीटर से आप रोटेटिंग स्पीड मेजर कर रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि
कभी भी अगर देखा जाए तो सिस्टम के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है, किसी भी सिस्टम की एक्यूरेसी बताना है, किसी भी सिस्टम में कितना एरर बताना है, तो हर जगह पे आपको मेजरमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। आपके एग्जाम में कितना परसेंटेज आए, और जब तक आप मेजरमेंट नहीं जानते हो तब तक आप परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मेजरमेंट की जरूरत है बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का क्या आवश्यकता है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी इंटेंसिटी की एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होगी, या किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है तो वहां भी हमें मेजरमेंट की ही जरूरत पड़ती है। बिना मेजरमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आते हैं नेक्स्ट यहां पे बेटा। अगला हम देखेंगे कि मेजरमेंट में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आप रूलर स्केल पे क्या कर रहे थे, एक लाइन की लेंथ को मेजर कर रहे थे, और रूलर स्केल पे जब आप लाइन की लेंथ को मेजर कर रहे होगे तो आपने क्या किया, एक मेजरेंट सेलेक्ट किया। वो मेजरेंट क्या है यार, जो क्वांटिटी हम मेजर करने जा रहे थे, और वो क्या थी, लेंथ थी। तो यहां पर क्या है, लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज मेजरेंट। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं, और यही प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। क्योंकि मेजरमेंट है क्या, मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन का एक प्रोसेस ही तो है, तो ये क्या कहलाएगा, मेजरमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, इस मेजरेंट का, किसके साथ, इस स्टैंडर्ड या नोन के साथ। तो यहां पर मेजरेंट क्या था, मेजरेंट आपकी लेंथ थी, और यहां पर जो स्टील रूलर का स्केल था वो क्या था, स्टैंडर्ड था। तो अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, नोन क्वांटिटी से कर रहे हो, और यही प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन क्या कहलाता है बेटा, मेजरमेंट कहलाता है। और आपको रिजल्ट क्या मिला, यही जो आउटपुट है वही हमारा रिजल्ट है, किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कहे कि मेजरमेंट में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या सिंपली बोलोगे कि यार कोई भी, आप किसी भी तरीके का मेजरमेंट करो, जैसे स्पीड मेजर करना है, मोटर है, आपने क्या किया, मोटर रोटेट कर रहा है तेजी से, आपने टैकोमीटर लिया और टैकोमीटर के शाफ्ट को मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो अब ये टैकोमीटर का भी शाफ्ट क्या होगा, मैकेनिकली कपल्ड हो जाएगा, तो उसी स्पीड से घूमेगा, और अगर उसी स्पीड से घूमेगा तो ये कन्वर्ट करेगा इस रोटेशन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसमें स्केल कैलिब्रेटेड होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड। मतलब कैलिब्रेशन का मतलब यहां मार्किंग से है, तो स्केल की मार्किंग होगी स्पीड के टर्म में, और फाइनली आपको स्पीड पता चल जाएगी। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, अननोन क्वांटिटी क्या थी, अननोन क्वांटिटी हमें पता है स्पीड, यही क्वांटिटी हमें क्या करनी है, मेजर, और यही क्या है आपका मेजरेंट। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन क्या है, तो वहां पर कोई स्टैंडर्ड होगा और उस स्टैंडर्ड से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट, जहां पर हम इस अननोन क्वांटिटी का इस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, और फाइनली आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, वो आउटपुट मिल रहा है कि 300 आरपीएम इसकी स्पीड है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आपका क्या है, रिजल्ट है या आउटपुट है। तो अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि यार प्रोसेस क्या है मेजरमेंट का, तो आप बोलोगे कि मेजरेंट वैल्यू को स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ही मेजरमेंट कहलाता है। फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है या आउटपुट आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में आता है, यही आपके एब्सोल्यूट मेजरमेंट का प्रोसेस है। याद रखना, रिलेटिव मेजरमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। आप ह्यूमन क्या करेगा, डायरेक्टली उसको देख के, ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली देख के बता सकते हो, बट इसमें डिफरेंट आपके एरर्स भी आते हैं, तो वो चीज अभी हमें मेंशन नहीं करनी है। तो ये चीज आपका प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है। क्लियर है बेटा। तो यहां पे कुछ डेफिनेशंस हैं, और उन डेफिनेशंस को हम वन बाय वन लिखेंगे, और ये डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरेंट की। मेजरेंट क्या है, अ क्वांटिटी, मेजरेंट क्या है, अ क्वांटिटी which is going to be measured, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमेशा मेजरेंट कहलाता है। नॉर्मली ये क्या होती है, एक अननोन क्वांटिटी होती है, तो एक अननोन क्वांटिटी जो हम मेजर करने जा रहे हैं वो क्या है, मेजरेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड क्या है, इट इज एन एग्जैक्ट क्वांटिटी दैट people
people agree to use for comparison। मतलब बेटा ये एक ऐसी एग्जैक्ट क्वांटिटी है जिसको लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए, यूज करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए एग्री हैं कि हम इसको यूज करेंगे। यही हमारी क्या है, एग्जैक्ट क्वांटिटी है, यही हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड हमेशा इंटरनेशनली क्या होने चाहिए, एक्सेप्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना अलग से कोई स्टैंडर्ड बना लो। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है यार, जब भी हम बात करेंगे कि आपको स्पीड मेजर करनी थी तो उसके लिए आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जिसको हमने क्या नाम दिया, टैकोमीटर। आपको मेजर करना था लेंथ तो आपने रूलर स्केल का इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं क्या इंच स्केल है या सेंटीमीटर स्केल था। आपको क्या करना था, हाइट मेजर करना था तो उसके लिए हमने अगेन एक स्केल का इस्तेमाल किया। आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, आप थर्मोमीटर का यूज करते हो। आपको वोल्टेज मेजर करना है, आप वोल्ट मीटर। करंट मेजर करना है, ओमीटर। पावर मेजर करना है, वॉट मीटर। फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मीटर। कहने का मतलब जो भी क्वांटिटी आपको मेजर करनी है, आप उन सारी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हो, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि नॉर्मली सर हम इसको ह्यूमन की मदद से भी तो मेजर कर सकते हैं, नहीं। या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए तो वहां ह्यूमन फैक्टर ऐसा होता है जहां पर इनकी एक्यूरेसी भी बहुत कम हो जाती है और सेंसिटिविटी भी बहुत कम हो जाती है। तो आप ह्यूमन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे जब आपको कोई एक्यूरेट मेजरमेंट करना है। और कुछ ऐसे जगह करंट मेजर करना है, देख के बता दोगे क्या? कोई बार बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, यार ट्रांसमिशन लाइन में करंट बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है। यार किस तरह से बताया जा सकता है? तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। आप देख के नहीं बता सकते हो कि यार करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि करंट दिखनी तो चाहिए यार। आप डेफिनेटली बता सकते हो कि दो अगर चिंटू और मिंटू थे तो वहां पे देख के आप बता सकते हो ना कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन कम बड़ा है। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो लिमिटेड होता है। आप कहीं कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह नहीं। हर जगह अगर आपको मेजरमेंट करना है, आपको हर जगह एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो उसके लिए आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी मेजरेंट को मेजर कर लेते हैं या किसी भी क्वांटिटी को हम माप सकते हैं। तो एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी भी डिवाइस को मापा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ध्यान रखना, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? मेजरमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं यार, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है। जब हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहां पे बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल ये बेसिक डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी मेजरेंट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? बेटा हमेशा लोगों को यह डाउट होता है कि यार इंस्ट्रूमेंट क्या है और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी या उसको मेजर करने या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को मेजर करने या कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ध्यान रखना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को मेजर और कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी using instrument it is a technology using instrument to measure and control the properties of material और एनी एंटिटी। तो ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है बेटा? इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है,
एक टेम्परेचर सेंसर है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, टेम्परेचर सेंसर। दूसरा अगर हम बात करें कि एसी है, एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर के अंदर ही आप क्या लगाते हो, टेम्परेचर सेंसर, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट को क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसी के हिसाब से आपके एयर कंडीशनर क्या करेगा, उस कंडीशन के हिसाब से ही आपके जो भी एरिया है, कूलिंग एरिया, उसको कूल करता है, या आप देखेंगे कि उसके टेम्परेचर को उस सेट पॉइंट तक लेके आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर सेंसर, कंप्रेशर्स वगैरह या रेफ्रिजरेशन का हम इस्तेमाल, रेफ्रिजरेटर और जो आपके टेम्परेचर सेंसर है, ये आपके सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं किसी रूम के, या मेजर कर सकते हैं। तो वही इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाता है। तो एयर कंडीशनर किसी रूम में लगा के आप किसी रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाती है। और यहां पर जो आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, वो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपने जो डिवाइस इस्तेमाल किया है, वो डिवाइस आपकी इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। तो एयर कंडीशनर एक इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर सेंसर उसमें क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, कंप्रेशर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये कंबाइंड जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, यही प्रोसेस आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाता है। तो ध्यान रखना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, वही टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाती है। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्या क्या डेफिनेशंस आपको याद रखनी है बेटा, यहां पे एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मेजरेंट क्या है, मेजरेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये अननोन क्वांटिटी है, इसी का हमें मेजरमेंट करना होता है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एक ऐसी एग्जैक्ट क्वांटिटी है जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्टेड होती है कि हम इसको कंपैरिजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। जैसे आपने सुना होगा सीजीएस पद्धति, आपने सुना होगा एमकेएस, आपने एफपीएस, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड हैं। आपने सुना होगा आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एसआई यूनिट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है और इन्हीं का इस्तेमाल हम स्टैंडर्ड में करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम मेजरेंट को मेजर कर सकते हैं। और फाइनली इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी या किसी भी इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है यहां पर कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कि यार जो मेजरमेंट है उसको किस तरह से किया जाए, उसकी क्या क्या विधियां हैं, किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। तो अलग अलग के मेथड है मेजरमेंट में। जैसे अभी इसके पहले आप देख रहे थे कि हम मेजरमेंट कर रहे थे, तो हमने मेजरमेंट किया था कैसे, एक लाइन की लंबाई हमने बताई थी। जैसे हमने बोला कि यार ये लाइन है और ये लाइन का हमने नाम दे दिया कि ये कितना है, ए है मान लिया, और ये पॉइंट क्या है, बी। तो इस ए बी लाइन की लेंथ आपको बतानी है। आपने क्या किया, एक रूलर स्केल लिया, डायरेक्टली इस लाइन के इनिशियल पोजीशन से रख दिया, और जैसे ही आप रखोगे तो ये 0 पे आपने सेट कर दिया, और फाइनली ये आपको कहां मिलता है, 9 पे। आपने बोला सर इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट कर दिया। तो आप बेटा यहां पे क्या कर रहे हो कि जो भी क्वांटिटी आपको मेजर करनी है उसका स्टैंडर्ड के साथ आप कंपैरिजन डायरेक्टली कर रहे हो। मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी आपको मेजर करनी है, उसका कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड से डायरेक्टली कर रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ध्यान रखना, मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट आपके डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो ये दो ही तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अननोन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड के साथ डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। देन इट इज डिटरमाइंड डायरेक्टली कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है इट इज डिटरमाइंड by direct comparison of unknown quantity with standard। ध्यान रखना, यही स्टैंडर्ड बेटा क्या है, हमारी नोन क्वांटिटी है।
तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। मींस आपने रूलर स्केल लिया, आपने इसकी लंबाई डायरेक्टली आपने बता दी, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन बेटा इसमें अगर देखा जाए तो कुछ खामियां हैं। खामियां क्या हैं कि ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के कारण इसकी एक्यूरेसी हमेशा क्या रहती है, कम होती है, और उसकी सेंसिटिविटी भी क्या है, कम है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए नॉर्मली आप यहां पे अगर ये 9.1 भी होगा तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। तो ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट फैक्टर के कारण इसकी एक्यूरेसी क्या है, कम है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो हर जगह पे आप यूज नहीं कर सकते हो यार। अगर मैंने आपको बोला कि कोई आईफिल टावर है, आप बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आईफिल टावर की लंबाई क्या आप इंच स्केल या रूलर स्केल से मेजर करने वाले नहीं। इसका मतलब हर जगह पे ये एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण इसमें एरर भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट मेजरमेंट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोस्टली हम कहां पे जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट पे। तो क्या क्या यहां पे ड्रॉबैक्स हैं, अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात देखें देन लेस एक्यूरेट ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट फैक्टर के कारण अगर देखा जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि अलग अलग ऑब्जर्वर आएंगे तो इसके लेंथ को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस एरर की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब जो भी एरर ह्यूमन मिस्टेक्स के द्वारा होते हैं तो इन मेजरमेंट्स में हमेशा एरर्स ज्यादा होते हैं। मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है, कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड्स होते हैं हमेशा लेस एक्यूरेट मेथड होते हैं, और उसके साथ साथ हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में आपको क्या समझना था कि डायरेक्ट मेजरमेंट में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन कर देते हैं। यहां पर जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी हमेशा कम होती है, एरर इसमें ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ इसको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इसका है लेंथ मेजरमेंट। एग्जाम्पल है लेंथ मेजरमेंट बाय रूलर। रूलर से अगर लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो तो वो कौन सा है, बाय रूलर, डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो आप सिंपली बता दो कि यार रूलर से लेंथ को मेजर करना। नेक्स्ट दूसरा आते हैं हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अगर बेटा बात करें, यहीं पे आप देखें इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो यहां पे आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर अगर देखा जाए तो इस टैकोमीटर में आप क्या करते हो कि नॉर्मली मोटर से आप इस टैकोमीटर के शाफ्ट को कपल्ड कर देते हो, जैसे उस पे लगाते हो ये उसी स्पीड में क्या होता है, घूमता है। और जब भी घूमेगा तो हमेशा आप ध्यान रखना कि ये जो भी रोटेशन था उस रेट, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी रोटेशन, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में। और जहां पे हम उसके स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पर ये कि कितनी स्पीड से ये रोटेशन कर रहा है। तो यहां पर आप मेजरमेंट करने से पहले क्या कर रहे हो, क्वांटिटी का कन्वर्जन कर रहे हो। मतलब बेसिकली आप डायरेक्ट रीडिंग को नहीं ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं उस क्वांटिटी को पहले किसी ट्रांसड्यूसर की मदद से या किसी कन्वर्जन एलिमेंट्स की मदद से आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, देन उसके बाद आप मेजरमेंट कर रहे हो। तो ये मेजरमेंट आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि पहले क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वांटिटीज या एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होगा और फाइनली हम उसको फेड कर देते हैं टू रिप्रेजेंट और टू डिस्प्ले दैट क्वांटिटी। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है बेटा, इसको समझते हैं। यहां पर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं, देखते हैं क्या है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अगर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है, इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इन दिस मेजरमेंट या इन दिस मेथड एनी क्वांटिटी is converted into analogous electrical signal, and
then processed and fed to data representation element to show the result. कहने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से समझिए कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या कर रहे हो बेटा। यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना है तो मोटर क्या है, मोटर तेजी से घूम रहा है। यहां पर देखिए मोटर क्या है, मोटर तेजी से घूम रहा है। सपोज इसी मोटर की स्पीड को हमें क्या करना है, मेजर करना है। ये आपका मोटर है, इस मोटर की स्पीड को हमें क्या करना है, मेजर करना है। हमने क्या किया, एक टैकोमीटर लिया और इस टैकोमीटर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इस टैकोमीटर को कनेक्ट कर दिया हमने से शाफ्ट से। टैकोमीटर भी क्या होगा, घूमेगा, और जब भी टैकोमीटर घूमेगा तो इस रोटेशन को, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट किस में कर देगा यार, ये कन्वर्ट कर देगा एक इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी और फाइनली जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट के द्वारा ये हमेशा आपके डेटा को शो कर देगा। तो यहां पे टैकोमीटर इसकी स्पीड को क्या कर देता है, बता देता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहां हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां हम इनडायरेक्टली पहले डेटा का कन्वर्जन कर रहे हैं और उस कन्वर्जन के बाद उस डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं और देन उसके बाद रिजल्ट को शो कर रहे हैं। तो ऐसे मेथड को हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोला जाता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है। ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दे रहे हो विद द स्टैंडर्ड। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट फैक्टर के कारण हमेशा इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो हम इस इनडायरेक्ट मेजरमेंट में मेजरेंड को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाय डेटा कन्वर्जन एलिमेंट, किसी एनालॉगस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, देन उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं, देन उसका कन्वर्जन मैनिपुलेशन के बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं और आपका रिजल्ट को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है और जब ये प्रोसेसिंग के दौरान आप देख रहे हो कि ये मेजरमेंट जो मेथड है वो डायरेक्ट ना होके क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो ये ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट काफी एक्यूरेट होते हैं और इनको हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो मोस्टली आप जितने भी मेजरमेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो हमेशा कौन से मेजरमेंट होते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है वो मोस्टली किस में होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, अमीटर से करंट मेजर कर रहे हो, वॉट मीटर से पावर मेजर कर रहे हो, एनर्जी मीटर से एनर्जी मेजर कर रहे हो। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल आपके हो सकते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पीड, मेजरमेंट ऑफ स्पीड बाय टैकोमीटर, मेजरमेंट ऑफ स्पीड बाय टैकोमीटर। तो हमें मेजरमेंट मेथड को ब्रॉडली क्लासिफाई किया इन्हीं दो टाइप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, अब इसी में इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में दो तरह से मेजरमेंट आप कर सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजरमेंट हो सकता है, या आप कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो प्राइमरी या सेकेंडरी मेजरमेंट कर सकते हो या कॉन्टैक्ट टाइप या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट कर सकते हो। बेटा जब भी आप बात कर रहे हो प्राइमरी मेजरमेंट की, तो प्राइमरी मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ध्यान रखना है, प्राइमरी मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मेजरमेंट। और अगर सेकेंडरी मेजरमेंट की बात है जहां पर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, दैट मींस यहां पर अगर देखा जाए तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, आप सबसे पहले कन्वर्जन कर रहे हो। तो कन्वर्जन आपके फर्स्ट स्टेज में भी हो सकते हैं, सेकेंड स्टेज में भी हो सकते हैं, थर्ड स्टेज में भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट कन्वर्जन आप कर रहे हो, इसलिए इस मेजरमेंट को हम सेकेंडरी मेजरमेंट कहते हैं। तो सेकेंडरी मेजरमेंट कौन से मेजरमेंट हैं, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ध्यान रखना है, प्राइमरी मेजरमेंट कौन कौन से मेजरमेंट हैं, प्राइमरी मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट है, सेकेंडरी मेजरमेंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हमेशा ये क्या प्रोवाइड करता है, ओनली सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है बेटा, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना है, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको केवल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रही है प्राइमरी मेजरमेंट में। सेकेंडरी मेजरमेंट में आपको एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि यार डायरेक्ट मेजरमेंट
क्या है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। प्राइमरी मेजरमेंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट क्या है, सेकेंडरी मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर है। जैसे आप क्या कर रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो बाय रूलर स्केल, तो वो क्या है, प्राइमरी मेजरमेंट का एग्जांपल है। आप टैकोमीटर से स्पीड को मेजर कर रहे हो किसी भी मोटर के, तो वो सेकेंडरी मेजरमेंट का एग्जांपल है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में भी कि कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट क्या है और नॉन कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट क्या है। नाम से ही पता चल रहा है यार, जो क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे हो यदि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ऐसे को हम बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट। लेकिन अगर वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो उसको हम नॉन कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट कहते हैं। तो कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इन कांटेक्ट विद अ स्टैंडर्ड। अगर आपका मेजरेंट स्टैंडर्ड के साथ कांटेक्ट में है तो वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे। कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट क्या है, इफ अननोन क्वांटिटी, याद रखना अगर मैं बेटा अननोन क्वांटिटी लिख रहा हूं दैट मींस मैं बात कर रहा हूं मेजरेंट की, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इफ मेजरेंट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्टैंडर्ड then called as contact type measurement, called as contact type measurement। अगर हमारा स्टैंडर्ड हमारे मेजरेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट कहलाएगा। और अगर हम बात करें कि यही मेजरेंट इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, if measurand is not in contact with standard ध्यान रखना है बेटा। यहां कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो बेसिकली हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ही कर रहे हैं कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट टाइप, तो यहां पे कहने का मतलब केवल है कि अगर हमारा मेजरेंट क्या है, इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ स्टैंडर्ड, या आप यहां पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड न लिख के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखो, स्टैंडर्ड न लिख के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यहां मेंशन कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि इफ द मेजरेंट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इंस्ट्रूमेंट, अगर जो क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, मेजर करने वाले हो, वो इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हमेशा क्या कहलाता है, वो कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट। अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इज नॉट इन कांटेक्ट विथ इंस्ट्रूमेंट, देन called as non contact मेजरमेंट, क्लियर है बेटा। कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट मेजरेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो नॉन कांटेक्ट टाइप, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट हो जाएगा। यहां पे एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल में यहां पे सपोज आपको क्या करना है, यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर 4 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और इन 4 एग्जाम्पल्स में आपको यहां बताना है कि कौन कौन सा डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट है, कौन सा नॉन कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट है। तो बेटा यहां पे आप देख रहे हो कि ये आपका मोटर है और इस मोटर से ही हमने क्या किया है, ये टैकोमीटर को कपल्ड कर दिया है। और जैसे ही टैकोमीटर को आप कपल्ड कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपकी स्पीड कितनी है, यहां पे इस मोटर की स्पीड कितनी है। तो यहां पे देख रहे हो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये एमआई रिप्रेजेंट करूं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस स्पीड से, मेजरेंट क्या है यहां पे, मेजरेंट हमें क्या मेजर करनी है, स्पीड मेजर करनी है। स्पीड ही हमारा क्या है, मेजरेंट है। स्पीड हमारा क्या है यहां पर, मेजरेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस मेजरेंट से क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये किस में है, कांटेक्ट में। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट। तो ये एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है कांटेक्ट मेजरमेंट का, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जाम्पल है बेटा।
तो अगर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के मेजरेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट। यहां पे बताइए बच्चे को बुखार है यार, और इसका कितना बुखार है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, थर्मोमीटर। ये क्या है, ये आपका टैकोमीटर है। टैकोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं। यहां पर अगर देखें तो ये आपका क्या है, थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसका बुखार मेजर करना है, हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर ये मेजरेंट है, अगर हमें इसके टेम्परेचर को मेजर करना है, इसके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है, तो यहां पर ये इसका क्या है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, और यही बॉडी टेम्परेचर इसका क्या होगा, इसका मेजरेंट कहलाएगा। ध्यान रखना, मेजरेंट क्या है, मेजरेंट वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, अननोन है। तो यहां बॉडी टेम्परेचर क्या है, मेजरेंट है, और इस बॉडी टेम्परेचर का कांटेक्ट किससे है, बॉडी का कांटेक्ट इस थर्मोमीटर से है। तो अगर ये बॉडी जो है इसका कांटेक्ट डायरेक्टली क्या है, इंस्ट्रूमेंट से है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट। ध्यान रहेगा कि कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा, हमेशा मेजरेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, टैकोमीटर से स्पीड का मेजरमेंट मोटर के, और या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। नेक्स्ट यहां पर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्या कहलाता है ये बेटा, ये कहलाता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अभी आप देख रहे होंगे कि इसका चलन जो है वो कोरोना के बाद से काफी तेज हो गया, क्योंकि कोरोना में आप कांटेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वहां पे चांसेस हमेशा क्या थे कि वायरस जो है, कोरोना वायरस, वो आपकी बॉडी तक भी फ्लो कर जाएगा, उसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से हो रहा था। तो हमने क्या किया, दूर से ही यार मेजरमेंट कर लो, मतलब कोई भी आए आप दूर से हमेशा उसका टेम्परेचर को सेंस करके आप उसके मेजरमेंट को बता दो कि यार इसका टेम्परेचर कितना है, इसको बुखार है या नहीं है। इसके पास बुखार है तो भाई उसको हम क्वारंटाइन करते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हमने देखी होंगी। तो वो कौन से थर्मोमीटर थे हम यूज करते थे, उसको हम बोलते थे इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो यहां इंफ्रारेड थर्मोमीटर में आप क्या करोगे कि ये कोई भी चिंटू है, अगर इस चिंटू का हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। आप डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर को सेंस कर देते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप इसके टेम्परेचर को बता सकते हैं कि यार इसको बुखार है या नहीं है, इसको क्वारंटाइन करने की जरूरत है या नहीं है। तो ऐसे थर्मोमीटर को हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो अगर कोई भी मेजरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपके इंफ्रारेड थर्मोमीटर हो सकते हैं, या इंफ्रारेड पायरोमीटर का भी इस्तेमाल, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो पायरोमीटर आप यूज कर सकते हो, हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है अगर, तो वहां पे हम नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजर करते हैं, दूर से ही हम उसके टेम्परेचर को सेंस करके बता सकते हैं कि इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर हो सकता है, आपके पायरोमीटर्स वगैरह हो सकते हैं, चाहे वो विजिबल हो या आपके इंफ्रारेड पायरोमीटर्स हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर बेटा, तो यहां पे ये आपका एक डिस्क है, और ये डिस्क तेजी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इसकी रोटेशनल स्पीड हमें बतानी है। मतलब इसका क्या बताना है, हमें इसका बताना है स्पीड। तो यहां पे स्पीड क्या है, यहां पे स्पीड एक मेजरेंड है, मतलब वो क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना है। और अगर आप देखें तो पहले एक केस में हम क्या कर रहे थे, टैकोमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे, और टैकोमीटर को हम क्या कर रहे हैं, हम यहां शाफ्ट से कपल्ड कर रहे थे। मतलब कि यहां पर जो टैकोमीटर है वो इस मोटर के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, इन कांटेक्ट है, तो इसलिए हमने नाम दिया इसको कांटेक्ट मेजरमेंट। बट यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है इसका, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप। क्या बोलते हैं, एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्ट्रोबोस्कोप। ध्यान रखना इसका नाम क्या है, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप है यार। तो स्ट्रोबोस्कोप से हम क्या करते हैं, हम स्पीड को ही मेजर करते हैं, बट कोई भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे हम लाइट्स जलाते हैं, और जैसे ही हम लाइट जलाते हैं तो उस लाइट में आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका वो तेजी से घूमता जाएगा और यहां पर होल्स ड्रिल कर देते हैं, तो फाइनली उसके वेरिएशन से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है। वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से मेजरमेंट हो रहा है। यहां पे वो
मेथड आपको समझना है बेटा कि मेथड में वो कांटेक्ट टाइप है या नॉन कांटेक्ट टाइप है। तो यहाँ पे ये दोनों आप देख रहे हैं कि टैकोमीटर से चाहे आप स्पीड मेजर करो या थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर, ये क्या है आपके कॉन्टैक्ट मेजरमेंट के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्ट्रोबोस्कोप से आप स्पीड मेजर करो या इंफ्रारेड थर्मोमीटर पायरोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करो, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट के एग्जाम्पल हैं। यहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कांटेक्ट नहीं होता है, यहां एक फिजिकल कांटेक्ट होता है बिटवीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरेंट। मेजरेंट क्या है? वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे होंगे। तो यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक, और आपको कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें नहीं हुई होगी। क्लियर है बेटा? तो चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये चीजें सर। आते हैं अगला, नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। बेटा यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम आज का लास्ट टॉपिक है और इसके एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप कोई भी तरह का मेजरमेंट कीजिए, किसी भी तरीके का मेजरमेंट, ये प्रोसेस कभी बदलने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट आप मेजरमेंट अलग अलग तरीके का कर सकते हैं। बट ये आप एक जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम है या एक जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेसिंग हम करते हैं फॉर द मेजरमेंट। इसमें अगर देखा जाए कि सपोज कोई भी क्वांटिटी अगर आपको मेजर करनी है तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मेजरेंट बोलते हैं। मेजरेंट क्या है? मेजरेंट इज अ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, मेजरेंट क्या है? एक अननोन क्वांटिटी जिसको हमें मेजर करना है। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो उसको आपने क्या लगा दिया? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट पे लगा दिया। तो यहां पर जब भी हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा? उस क्वांटिटी के कंडीशंस वगैरह को सेंस करेगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स में ट्रांसड्यूसर्स वगैरह भी हो सकते हैं जो कि कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या है? ये फर्स्ट एलिमेंट है जिससे आपका मेजरमेंट क्या होता है? अटैच्ड होता है। मतलब ये फर्स्ट कांटेक्ट है किसका? मेजरेंट का। किससे? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। और उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। क्लियर है? तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में क्या होगा? उसकी कंडीशंस को वगैरह, उसके स्टेट्स वगैरह को सेंस किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखा जाए तो ये डेटा कन्वर्जन एलिमेंट है। डेटा कन्वर्जन एलिमेंट में बेसिकली हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर? ट्रांसड्यूसर या सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा कन्वर्जन एलिमेंट क्या है? बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है जहां पर हम किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं। यहां पर जो भी हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो हम इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन कर देते हैं किसमें? एक एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ध्यान रखना है कि डेटा कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है? डेटा कन्वर्जन एलिमेंट एक ट्रांसड्यूसर होता है और इस ट्रांसड्यूसर की मदद से हम किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन किस में करते हैं? एनालॉगस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में करते हैं। अब अगर बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसका वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है, उसका वोल्टेज बहुत लो है, और जो भी डिजायर्ड ऑपरेशन हमें करना है उसके लिए आपको हाई या आपको लार्ज पावर वोल्टेज की जरूरत है या हाई मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो हमें क्या करना होगा? इस वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को एनहेंस करना होगा, एम्पलीफाई करना होगा। तो उसके एम्पलीफिकेशन के लिए हम हमेशा डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा यहां पर डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट क्या हो सकते हैं? आपके एम्पलीफायर्स हो सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट क्या हो सकते हैं? एम्पलीफायर हो सकते हैं। एम्पलीफायर हो सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट में, या उसके साथ साथ अगर देखें तो गियर अरेंजमेंट भी हो सकता है। मैकेनिकल के टर्म में अगर देखें तो इसी एम्पलीफायर का काम कौन करता है? गियर अरेंजमेंट सिस्टम करता है। तो नॉर्मली कभी भी आप देखें तो गियर वगैरह का यूज करके आप स्पीड को बढ़ा सकते हो या स्पीड को घटा सकते हो। उसके साथ साथ एम्पलीफायर का यूज करके आप उस वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल की मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हो। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हो। जो वेरिएबल्स हैं या जो भी डेटा है उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो डेटा कन्वर्जन में हम ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं जिसको नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉगस इलेक्ट्रिकल में। फिर उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन में आप क्या कर रहे हो? एम्पलीफायर की मदद से उसके मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर रहे हो, या गियर ट्रेन सिस्टम की मदद से आप उसके स्पीड या डिफ्लेक्शन को हाई कर रहे हो। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यही कंबाइंड बेटा क्या कहलाता है? सिग्नल कंडीशनिंग या डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट। डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट का मतलब है कि जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अनुसार हम डेटा का कन्वर्जन कर रहे हैं और डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यही हमारा डेटा कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग कहलाता है। क्लियर है?
तो यहां पर जैसे ही आप मैनिपुलेशन कर देते हो और देन उसके बाद मतलब उसके एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर देते हो, देन अब हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता है। जैसे आप रिमोट एरिया में हो, आप रिमोट एरिया में आपको डेटा को क्या करना है, सेंड करना है, देन उसके लिए हम वायरलेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं। या कहीं पे हो सकता है कि आपको डेटा का ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल लिंकेज करना है, तो और किसी दूसरी जगह पे आपका ट्रांसमिशन करना है, देन वहां पर हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें ये देखना है जैसे डेटा का ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मोबाइल फोन। बेटा ये आपका फोन है, अगर इस फोन में आपको क्या करना है, हेलो बोलना है। जैसे हेलो बोलना है तो आपने क्या किया, फोन किया, और फोन में क्या बोल रहे हो, हेलो। तो हेलो सिग्नल को आपको भेजना है कहीं, जैसे कम्युनिकेशन में आप करते हो, तो हेलो सिग्नल को अगर आपको भेजना है तो यहां पर वॉइस सिग्नल है ना, तो ये वॉइस सिग्नल क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है यार ना। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले इसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोफोन बेसिकली क्या है, एक डेटा कन्वर्जन एलिमेंट है, और यहां माइक्रोफोन ही क्या है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट भी है। तो इस वॉइस सिग्नल को आपको क्या करना है, जैसे ही आपने वॉइस सिग्नल भेजा, हेलो बोला, देन ये वॉइस सिग्नल क्या है, मिजरेंड है, हमें इसी को क्या करना है, आगे भेजना है सपोज, या इसी को हमें रिसीव करना है कहीं। तो आप क्या कर रहे हो, मिजरेंड अगर देखा जाए वॉइस सिग्नल की इंटेंसिटी मेजर करनी है अगर, तो आपने क्या किया कि यहां पर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट आपका माइक्रोफोन है, उसके साथ साथ अगर देखें तो माइक्रोफोन ही क्या कर रहा है, इस वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो कौन सा एलिमेंट है, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट। अब सपोज इस वॉइस का मैग्नीट्यूड जो है एनालॉगस इलेक्ट्रिकल में बहुत स्मॉल है, तो हम इसको क्या करना होगा, एम्पलीफाई करना होगा। तो इसको एम्पलीफाई कर देते हैं, तो ये किससे करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट से, एम्पलीफायर की मदद से। और उसके साथ साथ अब हमें क्या करना होगा, इसी डेटा को ट्रांसमिट करना होगा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी आपका डिजायर्ड प्लेस है, वहां पे डिजायर्ड लोकेशन है, वहां पे आपको डेटा ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए बेसिकली अगर देखा जाए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ट्रांसमिशन करना है तो वहां पे मैकेनिकल सिस्टम आप ज्यादा प्रेफर नहीं करते हो, बिकॉज वहां पर सपोज आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर सप्लाई करनी है तो एक बहुत लंबा शाफ्ट की जरूरत होगी। सर ऐसा नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस्तेमाल आप कर लो, तो सिंपली आप पावर जो जनरेट कर रहे हो उसको विद द हेल्प ऑफ केबल्स और ट्रांसमिशन लाइन आप लंबी दूरी पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसे हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मींस क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं। और फाइनली डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे करना है तो आपका इलेक्ट्रिकल मींस यूज होगा, फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस विद इन द इंस्ट्रूमेंट अगर करना है देन वहां पर आप मैकेनिकल लिंकेज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम वहां पे डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डेटा की वहां पे प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनली हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। और ये डेटा की प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डेटा का स्टोरेज करते हैं ताकि इनको बाद में रिट्रीव किया जा सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप देखें तो एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम में डेटा का कन्वर्जन, प्राइमरी सेंसिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये इसेंशियल पैरामीटर्स हैं, आप इनको हटा नहीं सकते। फाइनली डेटा रिप्रेजेंटेशन को आप हटा सकते हैं, मतलब डिस्प्ले यूनिट को हटा सकते हैं, जहां पर आप या तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सीआरओ का इस्तेमाल कर सकते हैं या अदर डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीआरओ और अदर डिस्प्ले यूनिट। तो यहां से ऑब्जर्वर डायरेक्टली क्या कर सकता है, देख सकता है कि एक्चुअल में कितनी रीडिंग है। जैसे हम स्पीड मेजर कर रहे थे, तो स्पीड मेजर कर रहे हैं तो आपने क्या किया, टैकोमीटर का इस्तेमाल किया। तो टैकोमीटर में क्या हो रहा है, टैकोमीटर में यही जनरलाइज चीजें हो रही हैं यार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। किसी भी मेजरमेंट में आप कोई भी टेम्परेचर, फ्लो, डिस्चार्ज, वोल्टेज, करंट, कुछ भी मेजर करो, इन सारे में यही सारे फिनोमिना होने वाले हैं। जैसे स्पीड मेजरमेंट करना है टैकोमीटर में, तो यहां पे स्पीड क्या है बेटा, स्पीड आपकी मेजरेंड है, और स्पीड अगर मेजरेंड है देन फाइनली प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या है, टैकोमीटर है। क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने क्या किया, अगर लो एम्पलीट्यूड का है तो उसको एम्पलीफाई कर दिया ताकि सिग्निफिकेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो जाए। देन उसके बाद हम उसको ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, कहां पर सर, उसकी स्क्रीन पे। तो हमने उसको स्क्रीन पे क्या किया, प्रोसेस करके ट्रांसमिट कर दिया, कैलिब्रेट करके। यहां प्रोसेसिंग में कैलिब्रेशन बेसिकली होता है, और देन ट्रांसमिट कर दिया। और फिर हमने उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले से क्या कर दिया सर, वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया।
तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्वर ने देख लिया कि उसकी स्पीड कितनी है, आप बता सकते हो यार मोटर जो है 300 आरपीएम से घूम रहा है। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं और इसीलिए इसको हम जनरलाइज एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या क्या चीजें यहां पे होंगी? सबसे पहले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट आएगा, फर्स्ट कांटेक्ट इसका मेजरेंट का प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से होगा। देन उसके बाद डेटा कन्वर्जन, डेटा मैनिपुलेशन, इसी को कंबाइंड जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं या डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट कहते हैं। देन डेटा को ट्रांसमिट करेंगे और फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं या डिस्प्ले कर देते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट के एग्जांपल हैं जहां पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जितना भी आगे पढ़ने वाले हो ये सारे के सारे आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट ही पढ़ोगे। क्लियर है? तो चलिए आते हैं यहां पर इस चीज को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे आपको अगर देखा जाए कि कभी भी प्रेशर मेजर करना होता है तो प्रेशर मेजर करने के लिए एक मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्डॉन ट्यूब। तो आपने ये हमेशा देखा होगा यार कि बोर्डॉन ट्यूब कैसा होता है। नॉर्मली सी लेटर की तरह है, तो सी लेटर से ये रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए इसको हम सी ट्यूब भी कहते हैं। बोर्डॉन ट्यूब बोल सकते हो या इसी को क्या बोल सकते हो आप, सी ट्यूब भी कह सकते हो। तो यहां पर आप देखो कि बोर्डॉन ट्यूब का इस्तेमाल हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो बोर्डॉन ट्यूब किस लिए यूज हो रहा है? यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट। तो यहां पे देख लीजिए आप जरा बेटा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर अगर मैं इसको आपको बताना चाहूं तो यहां पर आप एक चीज देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर कि ये आपका स्टीम प्रेशर है, ये आपका स्टीम प्रेशर है और यही हमें स्टीम प्रेशर या सिस्टम प्रेशर है। इस सिस्टम प्रेशर को क्या करना है? मेजर करना है। तो हमने क्या किया, ये आपका ट्यूब है, ये आप देख रहे हो, ये आपका एक सी ट्यूब है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ देखिए बेटा यहां पे ये आपका क्या है, यही आपका सी ट्यूब है। देखिए यहां पर, हाँ अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि ये क्या है, ये एक सी ट्यूब है और इस सी ट्यूब में हमें क्या करना है कि नॉर्मली हम यहाँ पे सिस्टम का प्रेशर लगाते हैं और जैसे ही सिस्टम का हम प्रेशर लगाएंगे तो डेफिनेटली सिस्टम का प्रेशर जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें से प्रेशर आएगा, एयर प्रेशर आएगा जो कि इस क्लोज्ड एंड पे आता है। ये ध्यान रखना है, ये कौन सा एंड है? यहाँ पे क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड मतलब आप सिस्टम प्रेशर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, जो भी प्रेशर आपको मेजर करना है यहाँ पे आप लगा रहे हो। जैसे आप किसी भी नॉर्मली बोर्डॉन ट्यूब आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है या कोई कार है, कोई बाइक है और उस बाइक में कितना एयर प्रेशर है और कितनी हवा है, उस हवा को आपको मेजर करना है। तो उस हवा को मेजर करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल करते हैं? बोर्डॉन ट्यूब का। आप देखते हैं वहाँ सी ट्यूब रहता है और ये गेज आपका रहता है, स्केल आपका रहता है। तो आप क्या करते हो कि जैसे ही उसके पिन पर आप उसको कनेक्ट करते हो तो वो तेजी से प्रेशर आता है और वो तेजी से प्रेशर क्या करेगा, इसके क्लोज एंड पे जाएगा और क्लोज एंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मैकेनिकल लिंकेज है। इस क्लोज्ड एंड पे आप देखेंगे तो बेटा ये क्या है? एक मैकेनिकल लिंकेज है। इस मैकेनिकल लिंकेज में डिस्प्लेसमेंट होगा। इस मैकेनिकल लिंकेज में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने जैसे ही उसको पिन पे लगाया, पिन पे जैसे ही उसके पिन पे लगाते हैं तेजी से प्रेशर आता है और इस क्लोज एंड पे क्या प्रोड्यूस करता है? एक डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इस मैकेनिकल लिंकेज का डिस्प्लेसमेंट होगा और इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण आप देखेंगे तो नॉर्मली यहां पर आप देख रहे हो कि ये पिनियन गियर सिस्टम है। तो ये नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होता है, लेकिन पिनियन गियर सिस्टम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? लार्ज डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया और आपका पॉइंटर क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जैसे ही पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करता है तो यहां पर स्केल होता है जिससे हम क्या करते हैं? नॉर्मली मेजर कर लेते हैं कि हमारा प्रेशर कितना है। तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं बोर्डॉन ट्यूब से कैसे आप प्रेशर को मेजर करते हैं। जैसे कार का कोई भी व्हील्स है, उस व्हील पे आपके पिन लगी होती हैं और जैसे ही हमने उसको पिन किया, जैसे ही पिन अप कर रहे हो तो इतना हाई प्रेशर निकलता है और वो प्रेशर क्या करेगा? इसके क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा और जैसे ही क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहां मैकेनिकल लिंकेज जो है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये मैकेनिकल लिंकेज इस पिनियन गियर से जुड़ा हुआ है और इस गियर अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है तो इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आता है, बट ये गियर सिस्टम से जुड़ा है तो वहां पे एक
लार्ज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, और ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट के कारण आपका पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो फाइनली यहां पे आप देख सकते हो कि यहीं पे हमारा एक स्केल है। यहां पे देखिए, जैसे ही पॉइंटर यहां पे डिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या है, आपका स्केल, और इसी स्केल पे आपका जो भी कैलिब्रेशन हुआ होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होगा, उस प्रेशर के टर्म में कैलिब्रेट हुआ होगा, तो हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं कि हाँ यार इतना जो है हवा इसमें है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली यहां पे क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, इसी फंक्शन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो फंक्शन में आप देख रहे हो कि सबसे पहले अगर ध्यान दें तो मेजरेंट क्या है, मेजरेंट की अगर हम बात करें तो मेजरेंट हमारा प्रेशर है। क्या है मेजरेंट, हमें मेजर करना है प्रेशर। प्रेशर को हमने अप्लाई कर दिया, तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इस सिस्टम प्रेशर को अप्लाई कहां पे कर रहे हो, बोर्डॉन ट्यूब पे। तो हम ये कह सकते हैं कि बोर्डॉन ट्यूब जो है वो हमारा यहां पर, बोर्डॉन ट्यूब हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। तो बोर्डॉन ट्यूब क्या है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ध्यान रखना, बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर मेजरमेंट में अगर आप बोर्डॉन ट्यूब गेज से कर रहे हो तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या है, बोर्डॉन ट्यूब है। उसके बाद अगर देखें तो यहां पर क्या है, डेटा कन्वर्जन। बेटा यहां पे ध्यान देना, ये डेटा कन्वर्जन एलिमेंट है। तो डेटा का कन्वर्जन क्या हो रहा है, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। कहां पे, ऑन द क्लोज एंड ऑफ द बोर्डॉन ट्यूब। तो इस प्रेशर को जब आप डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो बेसिकली ये बोर्डॉन ट्यूब में ही तो हो रहा। इसका मतलब कि डेटा कन्वर्जन भी किस में हो रहा, बोर्डॉन ट्यूब में हो रहा। तो डेटा कन्वर्जन एलिमेंट क्या है, बोर्डॉन ट्यूब है। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करते हैं, डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, यहां पे हम देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। डेटा का मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो स्मॉल, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर सिंपल जो क्लोज्ड एंड पे आया डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकल लिंकेज से, मैकेनिकल लिंकेज की मदद से उसके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा कर दे रहे हैं। इसका मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो हमारा मैकेनिकल या एडजस्टेबल लिंकेज है, वो एडजस्टेबल लिंकेज क्या है, एक डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट है। तो इस एडजस्टेबल लिंकेज की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लार्ज डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे डेटा का ट्रांसमिशन, यहां पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे डेटा का ट्रांसमिशन, यहां पे आ जाते हैं, यहां पर देखेंगे डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। अगर आप बात करें डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट कौन सा है, तो यहां पे देखें ये पिनियन गियर यूज कर रहे हैं। कौन सा गियर यूज कर रहे हैं सर, पिनियन गियर। और इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन में हो रहा है। दैट मींस ये इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लार्ज डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है एट अ लार्ज डिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये कौन सा सिस्टम है, पिनियन गियर अरेंजमेंट। पिनियन गियर, गियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम किसके लिए, फॉर डेटा ट्रांसमिशन। एंड देन उसके बाद अगर देखा जाए तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या यूज किया है, स्केल यूज किया है एंड पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना देना, ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करके बता सकता है कि यार इसका एक्चुअल प्रेशर कितना है। तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी, मैं यहां बताना चाहता हूं कि कोई भी आप मेजरमेंट करें, उस मेजरमेंट में हमेशा कुछ जनरलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं और जनरलाइज्ड स्टेजेस होते हैं। वो स्टेज क्या होते हैं, मेजरेंड कहां पे, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, यहां पे बोर्डॉन ट्यूब है। फिर डेटा कन्वर्जन एलिमेंट, यहां पे बोर्डॉन ट्यूब अगेन है, क्योंकि ये प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, एक ट्रांसड्यूसर ही है। नेक्स्ट उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, यहां पे हम मैकेनिकल लिंकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हम मैकेनिकल लिंकेज की तरह कर रहे हैं। देन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहां पे हम गियर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिनियन गियर अरेंजमेंट यूज हुआ है। और फाइनली डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्केल या पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्केल बना होगा, पॉइंटर उसको डिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर उसकी रीडिंग को बता सकता है कि एक्चुअल प्रेशर यहाँ पे कितना है। तो बोर्डॉन ट्यूब गेज आपका हमेशा प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस कर दी कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं मेजरमेंट सिस्टम में। तो अब हम आते हैं अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए
कुछ क्वेश्चंस पे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ये सारी चीजें हमारे इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम आज की क्लास से नहीं होगी, और अगर नहीं समझ में आता है तो आपको क्लास को एक बार फिर से रिवीजन करने की जरूरत है। तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम दूंगा जहां पे आपको उस क्वेश्चन को अपने बारे में सोचना है, या अगर रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख रहे हैं बेटा तो वहां पर आप क्या कीजिए कि इसको पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देन उसके बाद इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है देन उसके आंसर को आप फिर देख सकते हैं फाइनली। तो चलिए आते हैं यहां पे पहले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट। मतलब इनमें कौन सा कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जांपल है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो कॉन्टैक्ट टाइप जो है मेजरमेंट का एग्जांपल होगा। ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या मेजर करता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर हमेशा टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन ये किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। ध्यान रखना, नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल होगा, बिकॉज यहां पे बिना किसी कॉन्टैक्ट के हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर में टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट, थर्मामीटर। हाँ सर, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, और ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है डायरेक्ट मेजरमेंट का या कॉन्टैक्ट मेजरमेंट का, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जांपल है। स्ट्रेन गेज, नॉर्मली स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि आप कोई भी टेंसाइल फोर्स लगाते हैं जिसके कारण उनके डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं, स्ट्रेन डेवलप होता है, और इसी स्ट्रेन को हम चेंज इन रेजिस्टेंस के टर्म में मेजर कर लेते हैं, और फाइनली हमें पता चल जाता है कि फोर्स कितना है, बिकॉज जो स्केल हमारा होता है वो कैलिब्रेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, या मार्किंग होती है उसकी फोर्स के टर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन गेज भी एक कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट का ही एग्जाम्पल है। मतलब जो फोर्स आपको मेजर करना है वो आपके कांटेक्ट में रहेगा इंस्ट्रूमेंट के, तो स्ट्रेन गेज के कांटेक्ट में ही वो फोर्स रहता है, इसलिए ये भी कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जांपल है। तो आप बताइए बी और सी किसके एग्जांपल है, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट के। ए क्या है, नॉन कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जांपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। यहां पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेन गेज और उसके साथ साथ अगर थर्मोमीटर देखें तो ये दोनों कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट के एग्जांपल हैं। पायरोमीटर नॉन कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जांपल है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट टेक्निक, कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट टेक्निक रिक्वायर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। मतलब कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट टेक्निक में हमेशा जो भी क्वांटिटी हम मेजर करना चाहते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है, क्योंकि दे प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट। या डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो हमेशा वो एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नॉन कांटेक्ट टाइप टेक्निक, ऐसा भी मतलब नहीं है। दे आर इजियर टू यूज, ऐसा भी इसका कोई मतलब नहीं है। फाइनली दे रिलाई ऑन फिजिकल इंटरेक्शन फॉर द मेजरमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट है। बिकॉज थर्मामीटर से आपको हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो अगर थर्मामीटर को आप उसके कांटेक्ट में नहीं लगाते हो तब तक तो वो कोई भी मेजरमेंट नहीं करेगा ना यार। तो हमेशा क्या है कि ये एक इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करते हैं कि जब तक कि आपका मेजरेंट का इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाएगा। तो ये इन फिजिकल इंटरेक्शन पे रिलाई होते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा कॉन्टेक्ट टाइप मेजरमेंट में जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये तभी मेजरमेंट शो करेंगे जब तक कि इनका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो जाता किसी मेजरेंट के साथ। विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन ये कभी भी आपके डेटा को शो नहीं करेंगे, कभी भी मेजरमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दे रिलाई ऑन फिजिकल इंटरेक्शन फॉर द मेजरमेंट। मतलब ये मेजरमेंट के फिजिकल इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करते हैं। अगर मेजरमेंट का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ देन हमेशा ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से या इन विच कंडीशन वुड नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट टेक्निक बी मोस्ट सुटेबल। किस कंडीशन में नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट टेक्निक बहुत ज्यादा सुटेबल है। पहला पढ़ते हैं, मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक बहुत सुटेबल होगी, एकदम करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। रीजन क्या है इसका
कि अगर कोई बहुत हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सपोज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या आप उसको टच करके बताओगे कि इसका टेम्परेचर कितना है? डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं सर। क्या आप वहां पर कोई थर्मामीटर लगाओगे? नहीं, वहां पे थर्मामीटर नहीं लगाएंगे, बिकॉज जैसे ही आप उसको उसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाते हो देन इंस्ट्रूमेंट आपका डैमेज हो सकता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसलिए ध्यान देना है कि अगर बहुत हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है देन वहां पर आप हमेशा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेक्निक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, आप आर्क फर्नेस डिस्कस कर रहे हो, तो आर्क फर्नेस में अगर हमने ये बोला कि टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री मेंटेन है और इस 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो आप क्या वहां थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करने वाले हो? सर डेफिनेटली आपका इंस्ट्रूमेंट पिघल जाएगा यार। देन वहां पर आपको क्या करना होगा? नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट करना होगा। वहां पे आप पायरोमीटर का इस्तेमाल करोगे, इंफ्रारेड पायरोमीटर का यूज करके हम उस टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, बिकॉज वो जो हॉट रेडिएशन आ रही है उन रेडिएशन के टेम्परेचर को मेजर करके हम यहाँ पे फाइनली टेम्परेचर बताएंगे कि कितना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हॉट बॉडी होगी तो उसका टेम्परेचर मेजरमेंट हम नॉन कॉन्टैक्ट टाइप करेंगे, जो कि काफी ज्यादा एडवांटेजियस होगा। तो यही कह रहा है कि सबसे ज्यादा सुटेबल किसमें होगा? मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, मीजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यार वेट, ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है तो डायरेक्टली आप उसको क्या करो, सर तौल दो ना यार, तराजू पे तौल दोगे तुरंत उसका वेट मेजर हो जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा और उसके साथ साथ डायरेक्ट मेजरमेंट कर देंगे। मीजरिंग द स्ट्रेन, स्ट्रेन मेजर करना है तो कांटेक्ट चाहिए, बिना कांटेक्ट के आप कैसे बताओगे कि उस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है? तो इसलिए आप वहां पर स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए हमेशा कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट की जरूरत है। मीजरिंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर, सपोज वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके आपको डायमीटर मेजर करना है, तो बिना वर्नियर कैलिपर्स के यूज के, बिना कांटेक्ट के आप किस तरह से उसका डायमीटर मेजर कर सकते हो? तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे वो वेट हो, मतलब मास हो, टाइम हो या लेंथ हो, इन सब के लिए आप देखोगे कि हमेशा आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की ही जरूरत होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, डायरेक्ट मेजरमेंट हमेशा लेंथ में, मास में, टाइम में डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे आपको टाइम बताना है तो घड़ी के स्ट्रोक्स को काउंट करके आप बता सकते हो ना कि यार कितना टाइम हो रहा है, तो वो क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट का एक एग्जांपल है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो टाइम होता है और वहीं पे आपका क्या है? पॉइंटर लगा होता है, तो ये कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट का एक एग्जाम्पल हुआ ना। नेक्स्ट, उसके बाद अगर देखा जाए तो आप वर्नियर कैलिपर से ऑब्जेक्ट की डायमीटर को मेजर कर रहे हो, देन वहां पे भी कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट। वेट मेजर कर रहे हो, कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट। लेकिन हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट नहीं कर सकते, या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सुटेबल होगा। तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा भी आ सकता है अगर आप पिछले को सीरियसली ले क्लासेस को। नेक्स्ट अगर देखा जाए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is not an essential element of a measurement system? कौन सा ऐसा मेजरमेंट सिस्टम का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो मैंने बेटा पहले भी बताया था कि मेजरमेंट सिस्टम के डिफरेंट एलिमेंट्स हमने आपको बता दिए थे। जैसे सेंसर, यार डेटा कन्वर्जन एलिमेंट है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, ये सेंसर्स हैं, तो ये तो बहुत इसेंशियल है। अगर ये नहीं होगा तो कैसे आप डेटा का कन्वर्जन करेंगे? तब तो मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट रहे या ना रहे, डिस्प्ले यूनिट रहे या ना रहे, आपके मेजरमेंट प्रोसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिस्प्ले यूनिट अगर देखा जाए तो ये रहे या ना रहे, इससे मेजरमेंट सिस्टम पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है वो क्या है? डिस्प्ले यूनिट है। सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट, ये बहुत जरूरी है ताकि हम डेटा का कन्वर्जन और मैनिपुलेशन कर सकें। डेटा स्टोरेज, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए डेटा का स्टोरेज बहुत जरूरी है, इसलिए यहां पर अगर देखें तो सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग, डेटा स्टोरेज 3 इसेंशियल एलिमेंट हैं, और डिस्प्ले यूनिट मे नॉट बी इसेंशियल, हो सकता है लेकिन इसेंशियल नहीं है। जरूरी हो सकता है, इसेंशियल नहीं है। रहे या ना रहे कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर यहां पे क्या है? यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डिस्प्ले यूनिट इज नॉट इसेंशियल पैरामीटर और एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का, और फिर यहीं पे इसके बाद मैं अपनी क्लास को खत्म कर दूंगा। तो ये चीज हम देखेंगे यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिग्नल कंडीशनिंग इन मेजरमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स, किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में सिग्नल कंडीशनिंग में क्या होता है? सिग्नल कंडीशनिंग में हम कैलिब्रेटिंग द सेंसर, सेंसर को कैलिब्रेट करते हैं, नहीं ये बिल्कुल गलत है। फिल्टरिंग एंड एम्पलीफाइंग द मेजरमेंट सिग्नल, करेक्ट है सर।
फिल्टरिंग कहने का मतलब क्या है, हम फिल्टरिंग का मतलब हम कन्वर्जन कर रहे हैं, और एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि हम उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। तो फिल्टरिंग करने के लिए हम डेटा कन्वर्जन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एम्पलीफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट का यूज करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा कन्वर्जन, ये दोनों ही कंबाइंड क्या कहलाते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग। तो ध्यान रखना है, सिग्नल कंडीशनिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सिग्नल कंडीशनिंग में डेटा का कन्वर्जन हो रहा है, दैट मींस फिल्टरिंग हो रही है, और डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है, दैट मींस डेटा का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें, स्टोरिंग द स्टोरेज या मेजरमेंट डेटा, इसके लिए डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट यूज करेंगे। कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसमें हम केवल और केवल डेटा कन्वर्जन एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब है डेटा का कन्वर्जन और उसके साथ साथ उसका मैनिपुलेशन। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको डिस्कस हो चुकी होंगी। तो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं पे समराइज करते हैं, और इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। तो क्या क्या आज हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया अपने सिलेबस के बारे में, उसके साथ साथ हमने उसका वेटेज देखा। तो लगभग 10 से लेके 15 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा मेजरमेंट से पूछे जाते हैं। मेजरमेंट एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, आप इसको कम एफर्ट के साथ, मैक्सिमम आउटपुट के साथ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें, फाइनली हमने डिस्कस किया कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम किसी भी इलेक्ट्रिक अननोन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं और रिजल्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में रखते हैं। अगर हमें सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट मींस वो रिलेटिव मेजरमेंट किसी के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। जैसे कि ए बी से छोटा है, दैट मींस कितना छोटा है ये नहीं पता, तो ये रिलेटिव मेजरमेंट है। ए बी से 20 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब यहाँ एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको पता चल रही हैं। तो ये आपके एब्सोल्यूट मेजरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने आपको बताया कि मेजरेंट क्या है, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं वो मेजरेंट कहलाएगा। अननोन क्वांटिटी ही होती है ये। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है जो कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जितनी भी आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं वही आपकी क्या है, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। या एसआई इंटरनेशनल जो भी है आपके, इस एसआई यूनिट्स वही क्या है, आपके स्टैंडर्ड यूनिट हैं। डिफरेंट आपके सिस्टम्स हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने बोला कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम मेजरमेंट के लिए करते हैं या किसी भी मेजरेंट को मेजर करने के लिए करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन कंट्रोल एंड मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल और एनी इंटेंटिटी। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किसी भी इंटेंटिटी के प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हमने आपको डिस्कस किया कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है। कभी भी आपको एग्जैक्ट किसी भी इंटेंटिटी का एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना है, देन उसके लिए मेजरमेंट की जरूरत होगी। उसके साथ साथ किसी सिस्टम के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है तो वहां पे भी हमें मेजरमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका नीड ऑफ मेजरमेंट है। फिर हमने आपको डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकते हैं। तो मेजरमेंट या मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो हमने बताया कि इसको दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाई किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट कहने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे आप लेंथ मेजर करते हो बाय स्टील रूलर स्केल, देन ये डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे डेटा कन्वर्जन और मैनिपुलेशन करने के बाद डेटा को प्रोसेस करते हैं, देन फाइनली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। जैसे आप स्पीड का मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर। डायरेक्ट मेजरमेंट में ह्यूमन एनवायरनमेंट के कारण हमेशा एरर होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए ये लेस एक्यूरेट होते हैं और हर जगह पे फीजिबल नहीं है या हर जगह प्रैक्टिकेबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की तरफ जाते हैं। जितना भी आप मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसी में हमने बताया कि इसके टाइप्स हो सकते हैं क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजरमेंट, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट।
प्राइमरी मेजरमेंट का मतलब बेटा केवल इतना सा है कि आप डायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सेकेंडरी मेजरमेंट का मतलब कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, और फाइनली आपको यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ही करना पड़ता है सेकेंडरी मेजरमेंट में। टर्शियरी मेजरमेंट भी हो सकता है, उसमें एक स्टेज और बढ़ जाता है, लेकिन ये भी सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट में अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाए मेजरेंट के, तो इसको हम कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट बोलते हैं, और अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है देन वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट कहलाता है। कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट में हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं सर, टैकोमीटर से स्पीड मेजर कर रहे हैं, या उसके साथ साथ अगर थर्मामीटर से किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट टाइप है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट में मैंने बताया कि पायरोमीटर का इस्तेमाल करके या इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके किसी हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, देन वहां पर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल करके स्पीड मेजर कर रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट का एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेन गेज कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट, लोड सेल कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए बेटा, और आगे बढ़िए और किसी भी एग्जाम्स को फोड़ने का मद्दा रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।